2 चीज़ों का डर है। एक तो ये कि ये राहत मौखिक रूप से दी जाएगी और जब कागज़ों की स्क्रूटनी का टाइम आएगा, उस वक़्त टोटल आर्बिट्रेरीनेस होगी वहाँ। बिल्कुल। और दूसरा मेरा जो डर है वो ये है कि बिहार में राहत मिल गई, आप हम सब अपने-अपने घर बैठ जाएँगे। अरे भई राहत मिल गई, देखिए अब आधार अलाउ कर दिया, मान लीजिए कर दे सुप्रीम कोर्ट। अरे भई ये भी राहत मिल गई, ये देखिए वो हो गया। और हम भूल जाएँगे कि ये तलवार पूरे देश पर लटकी हुई है। ये केवल बिहार का मामला नहीं। कि जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है, मतलब स्पेशल पावर उसको मिला हुआ है कि वह मतदाता सूची तर्कसंगत आधार पर जिस तरह से बनाना चाहती है उस तरह से नियम लागू करके बनाए। मतलब उसके पास यह अधिकार है कि वो उस तरह से यह कर सकती है। दरअसल हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी और मेरी वाली भाषा तो नहीं बोलता ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जज ने जब इलेक्शन कमीशन को डाँटना होता है, तो वो कहते हैं, "हम जानते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं। हम जानते हैं कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है। हम जानते हैं कि वोटर लिस्ट बनाना आपका कर्तव्य और अधिकार है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है वो करने का, उस अधिकार को लागू करने का।" और इस देश का मीडिया क्या करता है, लेकिन से पहले वाली बातों को रिपोर्ट कर देता है और उसके बाद वाली बात को रिपोर्ट कि नियम न्याय संगत होने चाहिए, प्रक्रिया न्याय संगत होनी चाहिए, और पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है कि जमीन पर एकदम अन्याय संगत चल रही है, अराजकता से भरी हुई है। तो जो नतीजा निकल करके आएगा, वह नतीजा क्यों स्वीकार किया जाए कि वह बेईमानी से भरा नहीं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। इस पर तो मतलब कि क्या आपको लगता है कि जब पूरी की प्रक्रिया कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है कि यह भ्रष्टाचार है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन फैक्ट चेक करके कहती है कि यह भ्रामक दावा है, मतलब ये गलत दिखाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस ही अपने आप में भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और अगर इस प्रोसेस को, इस नियमावली को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए, तो इसका नतीजा ये होगा कि गरीब व्यक्ति, अपढ़ व्यक्ति और महिलाएं, ये इनकी बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। अगर इसको जैसा लिखा गया है, चुनाव आयोग के आदेश में अब तक एक शब्द का परिवर्तन नहीं हुआ है। चंपारण जिले के अंदर आदेश आएगा कि नहीं-नहीं, तंग मत करो लोगों को, ज़्यादातर ठीक-ठाक सब लोगों को ले लो, बहुत परेशान मत करो। डिस्क्रिशन है, ठीक है, परेशान नहीं करेगा, ज़्यादातर लोग का नाम ले लेगा। लेकिन पूर्णिया में और किशनगंज में दूसरा आदेश आया कि जरा टाइट करके जाँच करना है। अरे भाई गड़बड़ है, जरा टाइट करो इन सब लोगों को, तो वहाँ पे दूसरी स्थिति हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अब यह तकरीबन स्थापित तथ्य बन चुका है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया बिहार में वैसे नहीं हो रही है जिस तरह से चुनाव आयोग की नियमावली कहती है। बिहार के कोने कोने से जो खबरें आ रही हैं वह यही बता रही हैं कि जमीन पर जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है वह उससे बिल्कुल अलग है जो नियमावली कहती है। एक ही मकसद रह गया है कि फॉर्म को किसी ना किसी तरह से भरना है और उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एप्लीकेशन पर अपलोड करना है। भले ही दस्तावेज हो या ना हो, भले ही फोटो हो या ना हो, भले ही सिग्नेचर हो या ना हो। तो चलिए इस विषय पर हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव से, और क्या जमीन पर हो रहा है और क्या सवाल निकल करके आ रहे हैं उन सब पर बात करते हैं और ये समझते हैं कि आगे किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। आप चूँकि उस इलाके में घूमे और हम दर्शकों के ज़रिए हम इस बात को स्पष्ट करें कि क्या होना चाहिए था और क्या दिख रहा है। पहला, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चुनाव आयोग का जो 24 जून का आदेश है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि हर व्यक्ति के घर में एक एनरोलमेंट फॉर्म पहुँचाया जाएगा। एक नहीं, उसकी 2 प्रतियाँ दी जाएँगी। वो एनरोलमेंट फॉर्म वो होगा जिसमें आपका नाम पहले से छपा हुआ है, जिसमें आपकी वोटर लिस्ट वाली पुरानी फ़ोटो पहले से लगी हुई है, जिसमें आपका एपिक कार्ड पहले से लिखा हुआ है। अब मेरा प्रश्न आपसे है अजीत भाई, यहाँ अजय भाई, मैं दिल्ली में बैठ के उसका उत्तर दूँ, इसके बजाय आप मुझे बताइए, आप जिस 10-20 गाँव में गए पश्चिमी चंपारण के, उसमें क्या लोगों को, हर व्यक्ति को घर में जाके हर व्यक्ति का ये फॉर्म की 2-2 प्रतियाँ दी गई? आपका क्या अनुभव?
देखिए सर, मेरा अनुभव अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बीएलओ से बात की, उनके सहायक से बात की, और सबने यह बात कही कि 2 प्रतियां देना या घर-घर जाना हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उसकी वजह ये थी, वो जो बता रहे थे कि एक बूथ में तकरीबन 1200 या 1500 या 1000 के आसपास वोटर होते हैं। अब उनको अगर एक बंडल ये मिलता है, अब उस एक बंडल को वैसे लोग हैं जो अभी-अभी शिक्षक बन के आए हैं कुछ-कुछ, जो उस गाँव को, उस इलाके को नहीं जानते हैं। कुछ लोग बहुत पुराने हैं तो उनको भी नहीं पता है कि भाई ये जो बंडल है, ये किस तरह से व्यवस्थित है, इतना अच्छे से व्यवस्थित नहीं है कि हम सबको जाएँ और सबको बाँट के चले आएँ। तो ये सारी व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये असंभव था कि वह घर-घर पर जाकर के फॉर्म बाँट पाएँ। अब उन्होंने जो बिल्कुल। नियम निकाला था कि वो किसी चौक-चौराहे पर बैठ जाते थे या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। और वो किसी गाँव के सदस्य को कहते थे कि लीजिए, आपका ये फॉर्म है, आप इसे भरिए और इनको मतलब उनको भी दे दीजिएगा जिनको आप जानते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाँव देहात में झगड़े भी होते हैं। कुछ लोग कहते थे कि हम तो उनसे बोलते ही नहीं। कुछ लोग कहते थे कि हम तो वहाँ पे जाते नहीं हैं, कुछ लोग दे भी देते थे। फिर उनको 2 दिन या 3 दिन का समय दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब वो फिर आते थे, तो सबसे बड़ी समस्या होती थी। क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता था कि इसमें करना क्या है। बहुत सारे लोग को आपको मैं अंदाजा नहीं यहाँ था कि ये रोकूंगा है अजय क्या? भाई, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। तो एक पहला स्टेप ये हुआ जो आप बिल्कुल, बता रहे हैं, वही खबर पूरे बिहार से आ रही है। नंबर बिल्कुल। एक, कि बीएलओ के पास 2 प्रतियाँ थी ही नहीं फॉर्म जी ही की, नहीं। उसको मिली ही 1 प्रति। वो कहता है मैं 2 प्रति कैसे दे दूँ? आज मेरी एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात हो रही, आज ही बिल्कुल, सुबह। और उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने गाँव में गया, मैंने बीएलओ को कहा कि भाई मेरे को पावती तुम दे दो। मतलब मेरे को उसने बीएलओ ने कहा सर मेरे पास 1 कॉपी आई है, मैं आपको 2 कॉपी कैसे दे दूँ? तो बिल्कुल। पहली बात तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहा है उसके अपने केस के बारे में। हाँ, तो पहला ये 2 कॉपी देने वाला फ्रॉड था, ऐसा कुछ था एकदम नहीं, कहीं केवल भी न 1 कॉपी आई कोई है। नहीं मिला नंबर ऐसा। 1। नंबर हुँ, 2, घर-घर जाके देने का काम बीएलओ ने नहीं किया, वो कर सकता नहीं था और उसे बिल्कुल, स्पष्ट निर्देश मिले हैं, हमने तो अब ऑडियो फाइल्स भी आ गए हैं, जहाँ ऊपर के बिल्कुल। अफ़सर बीएलओ से कह रहे हैं कि तुम घर-घर जाना बंद करो भाई, तुम चुपचाप अपने घर के अंदर एकदम, बैठ के काम करो, तुम क्यों कर रहे हो? नंबर 1, ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरा चुनाव आयोग का आदेश था कि वो फॉर्म लोग खुद भरें, जो उनके पास आ गया है, फॉर्म खुद भरें और खुद भरते वक़्त उसमें अपना पूरे डिटेल्स भरें, उसमें अपनी फ़ोटो चिपकाएँ और उसमें हस्ताक्षर करें। अब समस्या ये होगी, बहुत लोग तो गाँव में हैं नहीं, फ़ोटो किस-किस का होगा? फ़ोटो लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, खिंचवाना पड़ेगा, पैसा लगेगा और कई व्यक्ति तो वहाँ पे हैं ही नहीं, वो अपना फ़ोटो कैसे देंगे? तो बिल्कुल। दस्तावेज़ों पे अभी हम बाद में आते हैं। सिर्फ़ ये बताइए कितने आपको ऐसे मिले, बीएलओ वगैरह ने बताया होगा, कितने फ़ॉर्म हैं जो कि वास्तव में उन्होंने खुद मतलब जो भरने वाला व्यक्ति है उसने नहीं भरे हैं, बीएलओ ने भरे, बिना फ़ोटो के भरे हैं और शायद दस्तखत भी खुद ही कर दिया है। ये बात ज़ाहिर है कोई बीएलओ कैमरा पे आपको नहीं बोलेगा, लेकिन आपका बिल्कुल। क्या अनुभव है? देखिए सर, इसमें 2-3 तरीके से हम देखें। पहला तो हम देखें कि वो 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट थे, वो किन लोगों के पास थे। तो बीएलओ और उसके सहायक ने कहा कि मतलब किसी-किसी गाँव में तो आप समझिए 95% लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे, पहला बात। दूसरा, मैंने कुछ जनसेवा केंद्र के जो नौजवान होते हैं आजकल चलाते हैं ब्लॉक में कंप्यूटराइज़ेशन जो सिस्टम से सीसीएस है, उनका ये कहना था कि तकरीबन-तकरीबन उनकी कमाई इस समय अच्छी खासी हुई है। वो जो 2003 का वोटर लिस्ट में कॉपी निकलवानी है, उससे। वो एक-एक प्रति कहीं-कहीं पे ₹50, ₹60 में बिक रही है। वो फ़ोटो बाप रे! स्टेट दिया जा रहा है, निकाल हाँ, करके। एक चीज़ और मैंने देखा, एक जनसेवा केंद्र के नौजवान ने कहा कि इस दौरान उन्होंने 500 से 600 निवास प्रमाण पत्र के एप्लीकेशन दे डाले। मतलब एप्लीकेशन दे डाले हैं और वो केवल एक जनसेवा केंद्र के हैं। अगर आप ब्लॉक में ले लें, तो ये तकरीबन 10 के आसपास या 11 के आसपास होंगे और 534 ब्लॉक हैं, तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। और जो आप ये जी। बात कह रहे हैं कि कितने जो फॉर्म थे, जो खुद उन्होंने हस्ताक्षर किए और उन्होंने इस पे फ़ोटो चिपकाया। एक जगह मैंने देखा, मैंने फॉर्म अपलोड करते हुए ही, और मुझे लगता है कि
मान के चलिए कि अब मैं बहुत पिछड़े इलाके में रहता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये सब बिहार पे नहीं लागू हो सकता है। फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि 30 से 35% फॉर्म ऐसे थे जो खुद अपने आप से कर रहे थे। और ये भी बता मतलब रहा हूं कि मैं आपको, एक बीएल जगह नहीं, खुद मतलब बीएलओ कर रहे थे या कि जो व्यक्ति मतदाता है वो कर रहा था? नहीं नहीं, बीएलओ का मतलब बीएलओ के सहायकों को भी काम दिया, सौंपा गया है। उन लोगों को जो बीएलओ को काम सहायक को काम सौंपा गया है, तो कुछ कुछ फॉर्म भरे होते हैं, लेकिन कहीं पे सिग्नेचर नहीं है, कहीं पे फोटो नहीं है, कहीं पे दस्तावेज नहीं है। तो उसके बाद भी जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एप्लीकेशन है, उसमें ऐसी व्यवस्था हो कर दी गई है कि आप कुछ भी अगर उसमें डाल देते हैं, अपना ही उनका सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो रिकमेंडेड हो जाता है। तो वो खुद अपने आप से काम जो सहायक हैं वो खुद कर दे रहे थे। और ये संख्या मिनिमम मैं मतलब मान के चलता हूँ कि हाँ, कम से कम हाँ, मिनिमम 20-25 20% के प्रतिशत आसपास, केस 20 से ऐसे हैं जहां फॉर्म और सिग्नेचर और ये सारी चीजें जिसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा, बल्कि अधिकारी बिल्कुल, कर रहा है। कम से कम 20-25 बिल्कुल, प्रतिशत में, जिसका मतलब ये है चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से टोटल फ्रॉड और इल्लीगल फ्रॉड, काम है, एकदम टोटल बिल्कुल, फ्रॉड और इल्लीगैलिटी है, जिसको अजीत अंजुम वगैरह ने अब डॉक्यूमेंट भी किया है, वीडियो बिल्कुल, पे भी उस बिल्कुल। चीज़ों को लेके आए हैं। अमूमन इन चीज़ों का एक वीडियो सबूत मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति हाँ, दिखा रहा है, उसकी नौकरी चली जाएगी जिसका भी वीडियो आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। वो है। अब तीसरा सवाल ये है, जो कुछ हम एक जगह बता दस्तावेज़ों की दूँ, बात एक कर रहे हैं। एक जगह तो मैंने ऐसा देखा कि बगीचे में कुछ लोग लगातार सिग्नेचर करते हुए जा रहे हैं। कुछ बीएलओ के सहायक लगातार सिग्नेचर कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं। ऐसी भी चीज़ मैंने देखी। लेकिन उसको नहीं, कैमरे पे रिकॉर्ड करना उचित नहीं हाँ, था। ज़ाहिर है, रिकॉर्ड हाँ, करेंगे तो उनकी बेचारों की नौकरी चली जाएगी, और ये भी तो बेचारे विक्टिम है सिस्टम के। ये बीएलओ जो है बिल्कुल, वो कोई विलेन थोड़ी ही है। वो तो बेचारा विक्टिम है, दिल्ली से ऊटपटांग नियम आ रहे हैं, पटना से दबाव आ रहा है, बीडीओ का फ़ोन आ रहा है, गाली पड़ रही है, तो बेचारा क्या करेगा? ये कर देता है इस तरह की चीज़ें, है ना? तो ये। अब तीसरा अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के सवाल पे। तो क्या डॉक्यूमेंट जो हैं, ये जो 11 डॉक्यूमेंट थे, कितने प्रतिशत लोग होंगे? आपने कहा कुछ जगह तो जहाँ 90-95% लोगों के पास कोई भी 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं एक था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कौन-सा कि दस्तावेज है? अधिकांश लोग जो भी दस्तावेज है, कौन-सा दस्तावेज है ज़्यादा लोगों के पास? और कौन से दस्तावेज है जिसके लिए अब मार शुरू हो गई? देखिए, सबसे ज़्यादा दस्तावेज किसी के पास हैं तो आधार। लेकिन अगर आप हम मुसहर जाति के क्षेत्र में चले जाएँ, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आधार भी बहुत मेरे ख्याल से आधार भी मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब कहते हैं इस तरह से कि हम लोग कुछ दिन पहले वहाँ रहते थे, कुछ साल पहले वहाँ जल गया था, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये स्थिति है कुछ जगहों पे। अब जो प्रश्न है कि क्या माँग सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैंने आपको बताया है कि निवास की माँग सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। एक और अचरज भरी बात जो देखने को मिली वो ये कि बहुत सारे लोगों से बैंक का पासबुक माँगा जा रहा है मौजूदा वक़्त में, उसकी फ़ोटोकॉपी। और बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ॉर्म के साथ ये लगाया है और बाकायदा बूथ लेवल अधिकारी कहते हैं कि आप कोई भी लाइए, बैंक का पासबुक भी चलेगा। और बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ॉर्म के साथ उसको नत्थी करके दिया भी। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये फिर इल्लीगल है। क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल स्पष्ट कहता है, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसमें स्पष्ट है कि बैंक का डॉक्यूमेंट, कोई पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट जो कि सन 1987 से पहले का और बिल्कुल। जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है। तो ये जो सब किया जा रहा है, ये सब मतलब चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग के नियम के और हिसाब ये से सब चीजें खारिज हो जाएंगी। ये और पता भी ये नहीं जो है लोगों खबर को। आप बता रहे हैं, पूरे बिहार में मार हो गई है अब 2 सर्टिफिकेट्स, एक हुँ, जाति प्रमाण पत्र, दूसरा आवास प्रमाण पत्र। क्यों मार हुई भी बिल्कुल। कोई चुनाव आयोग से पूछे कि अचानक बिहारी लोगों को क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई है? सिंपल बात ये है कि लोगों को पता है कि ये 11 की सूची में से एक भी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। फिर वो किसी से पूछते हैं, बीएलओ से पूछते हैं, घर परिवार में किसी से पूछते हैं, बाबू कौन-सा सर्टिफिकेट बनेगा, कौन-सा कागज़ बना सकते हैं? तो वो कहता है कि तुम जाति प्रमाण पत्र बनवा लो। यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी है, जो कि बिहार के 75% लोग हैं, तो उनको कहता है कि चलो तुम जाति प्रमाण पत्र बनवा लो। या किसी को कहते हैं कि अच्छा और कुछ भी नहीं है, आधार तुम्हारे पास है, चलो आधार को इस्तेमाल करके तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, तुम आवास प्रमाण पत्र कर दो। लाखों लोग बिहार में अब लाइन लगा के बैठे हैं, जिसका मतलब क्या है?
मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने जिस दिन अपना तुगलकी फरमान जारी किया, उस दिन उन लोगों के पास कोई ऐसा कागज नहीं था। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसे में चुनाव आयोग को पता नहीं होना चाहिए था कि आप लोगों से वो कागज मांग रहे हैं जो लोगों के पास है नहीं? किस बिल्कुल। आधार पे आप भारत का चुनाव आयोग होने का दावा करते हो? अगर आप ये भी नहीं जानते कि मैं जो दस्तावेज मांगने वाला हूं, वो दस्तावेज लोगों के पास है भी कि नहीं? एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये कि चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से लोगों को पावती मिलनी चाहिए, है? लोगों को, ताकि मैंने आपको दिया, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया, आपने उठा के एक डस्टबिन में नहीं डाल दिया। उसका क्या तरीका है? मेरे पास एक रिसीट होती है कि मैंने आपको ये दिया। क्या इसकी रिसीट लोगों को मिल रही है? कुछ-कुछ जगहों पर मिली है, लोगों ने दिया, मतलब कुछ-कुछ जगहों पे उन्होंने सिग्नेचर भी लिया है और कुछ-कुछ जगह पे रिसिप्ट मिली है और मतलब कुछ-कुछ दीवालों पे वो लगा के भी गए हैं कि यहाँ पर ये प्रक्रिया की गई थी। कुछ वो उनका निशान है, स्टिकर उसको सा, उन्होंने एक लगाया स्टिकर सा हुआ लगाते हैं। है। जी। एक स्टिकर जैसा है ये जिसे उन्होंने लगाया है, देखिए, घरों के ऊपर। स्टिकर लगाना, कुछ-कुछ जगहों पे, सब जगह पे नहीं। ये अजय भाई, स्टिकर जो है वो उनकी कन्वीनियंस के लिए है, सरकार की बिल्कुल। कन्वीनियंस के लिए। हुँ, उससे आपका कुछ भी प्रमाणित नहीं होता। उस स्टिकर बिल्कुल के सही। आधार पे आप नहीं कह सकते कि मैंने फॉर्म जमा किया हुआ है, मेरा फॉर्म कहाँ गया? जब तक हुँ, आपको पावती नहीं मिलती, बीएलओ की तरफ से रिसीट नहीं मिलती, और कायदे से चुनाव आयोग के हिसाब से तो आपको पूरा जो कुछ आपने डॉक्यूमेंट दिया है, पूरे का एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको मिलना चाहिए। अगर आपने वो उसमें वो तो 5 वो तो डॉक्यूमेंट कहीं नहीं नक्की किए मिला है। हैं, तो उन पाँचों का ज़ेरॉक्स मिलना चाहिए, ताकि आप कह हुँ, सकें कि देखिए मैंने दिया था और मैंने साथ में 5 डॉक्यूमेंट भी दिए। ये देखिए मेरे पास वैसा रसीद कहीं है। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति वैसा आपको कहीं पे मिला? नहीं मिला। कहीं भी नहीं। वैसा कहीं नहीं मिला है और वो जो 2 प्रतियाँ वाली नियम है, वो तो कहीं पे लागू नहीं हुआ है। किसी को 2 प्रति नहीं मिली। जैसा मैंने कहा, आज सुबह ही मैंने बिहार में कुछ लोगों से बात की और सबने कहा, और वो हमारे कार्यकर्ता साथी थे, एक्टिविस्ट लोग थे, उन्होंने माँग की कि मेरे को पावती दी जाए। बीएलओ ने हाँ, हाथ जोड़ लिया, भैया क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पास है नहीं। आप कहते हो बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा आप जिद कर रहे हो, तो मैं कहीं से फ़ोटोकॉपी करवा देता हूँ, आपका अपना ही है, और आपको उस पे लिख के हुँ, दे देता हूँ, मेरे पास देने को है नहीं। है तो नहीं। हकीकत ये है कि आज बिहार में ये जो 7 करोड़, 8 करोड़ लोगों का नाम लिया जा रहा है, इनमें से किसी के पास प्रमाण नहीं है ये कहने के लिए कि मैंने चुनाव आयोग को अपना फॉर्म दिया। कल को उनमें से 2% का, 5% का फॉर्म यदि कूड़े में डाल दिया जाए, या समझिए गलती से कहीं पे रह गया, बेचारे इतना अफरा-तफरी में काम कर रहे हैं, छूट गया, तो उनके पास कोई तरीका नहीं है साबित करने का कि मैंने प्रमाण दिया, इसका अपना से दिया था फॉर्म, और मेरा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट जाएगा, और ड्राफ्ट लिस्ट में ही अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आप आपत्ति कर ही नहीं सकते, तो उनका नाम छूट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ इस बात से, क्योंकि जो बिहार का जो सच है वो इससे आता है। एक चीज़ और मैं पूछूँगा, वो ये कि मैंने सुना कि पटना और कई और शहरों में ये वाला फ़ॉर्म ही इस्तेमाल नहीं हुआ जो कि चुनाव आयोग ने दिया है, जिसमें आपका पहले से नाम और फ़ोटो छपा होता है। अ, बिल्कुल एक ब्लैंक फ़ॉर्म इस्तेमाल हुआ है। क्या आपने भी वो देखा कहीं पे होते हुए? नहीं, नहीं, हमारे इलाके में तो फॉर्म मिला है, लेकिन ब्लैंक नहीं फ़ॉर्म मिला है। जिनको मिला है वो फॉर्म मिला है। और एक बात मैं बस, मतलब बात वो नहीं आई, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब बीएलओ घर-घर नहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग को फॉर्म नहीं मिला। क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है बहुत सारे लोग को फॉर्म, क्योंकि इंडिविजुअल तरीके से देना है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं है क्या हो रहा है, वहां तक फॉर्म नहीं गया है, बहुत सारी महिलाओं को फॉर्म नहीं मिला है। ये है जो दिख नहीं रहा है, बाद में दिखे। इसमें रोचक बात ये है अजय जी, जिनको फ़ॉर्म नहीं मिला, उनसे उनका नंबर लेके आप चेक कीजिए, कहीं उनका फ़ॉर्म बिल्कुल। भरा तो नहीं गया? उन्हें हाँ, हाँ, फ़ॉर्म नहीं मिला, उन्हें पता भी नहीं है, मगर उनका फ़ॉर्म भर के चला गया। बिल्कुल। अ, ये हो रहा है क्योंकि कई दूसरे साथियों ने बात की है और वो कई इलाकों में बता रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोगों को फ़ोन पे रिसीट आ रही है, फ़ोन पे एसएमएस मैसेज आ रहा है कि आपका फ़ॉर्म जमा हो गया, और वो कह रहे हैं लेकिन मैंने तो भरा ही नहीं, मेरा जमा कैसे हो गया? ये कुछ सब हो लोग ये रहा कह है। रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन उन्हें फॉर्म मिला था और उन्होंने जब ऑनलाइन
फॉर्म भरना शुरू किया तो पता चला कि फॉर्म ऑलरेडी भर दिया गया है। जी। अब आप देखिए, इसका मतलब है कि बिल्कुल एक और तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो मैं बात अजय जी कहना चाह रहा था, अच्छा हुआ हमारी ये बात हुई क्योंकि देखिए इस तरह की ज़मीनी चीज़ से समझ आता है। दिल्ली के अंदर बैठे हुए, स्टूडियो में बैठे हुए आप कोई कहानी गढ़ लीजिए। चुनाव आयोग है, आप शाम को कोई आंकड़ा रिलीज़ कर दीजिए। मीडिया इनकी गोदी में है, किसी भी आंकड़े को 50 जगह पे छपवा लीजिए। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, ये उसका अंतिम कसौटी है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। और जो आपका अनुभव है, बाकी तमाम चीज़ों को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। चारों तरफ बिहार में यही हो रहा है और ये इसलिए नहीं हो रहा कि बिहार के अफ़सर बेईमान हैं, इसलिए नहीं हो रहा कि वो कोताही कर रहे हैं, गलत हैं। मैं बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को कोई दोष नहीं। बिल्कुल। अगर आप 24 तारीख को दिल्ली में आदेश निकालते हैं कि 25 तारीख की सुबह से फॉर्म बँटने शुरू हो जाएँगे, जबकि फॉर्म छपने शुरू भी नहीं हुए। पहले 7-8 दिन तो टेंडर देके फॉर्म छपवाने की प्रक्रिया चल रही थी। 15 दिन तक कई जगहों पे फॉर्म छप के आए ही नहीं और वहाँ फ़ोटो छपा के दिखाया जा रहा है कि साहब प्रक्रिया चल रही है, सब कुछ चंगा-सी। बिल्कुल। जब आप इस तरह की चीज़ करेंगे, तो बेचारा नीचे का अफ़सर क्या करेगा? इस तरह की गफ़लत होना, इस तरह की गलतियाँ होना, इस तरह का फ्रॉड होना, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये कोई अफ़सरों की लापरवाही नहीं, ये उस तुगलकी फरमान का अनिवार्य परिणाम है। अगर आप दिल्ली में बैठ के बिहार में बाढ़ के मौसम में, बारिश के मौसम में जिस आधी आबादी के पास जो दस्तावेज नहीं है, उसकी माँग करेंगे, तो यही होगा। जो होना था, जो सोचा था, जिसका डर था, एग्ज़ैक्टली वही हुआ। 2 चीज़ें और मैं बता दूँ यहाँ पर कि एक तो बीच-बीच में ये हुआ कि बूथ लेवल अधिकारी पूरी तरह से हताश हो गए, उनसे काम हो नहीं रहा था, दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो बहुत बार ये ऊपर से आदेश आया कि जो टोला सेवक हैं, विकास मित्र हैं, कृषि सहायक हैं, ये सो स्थानीय कर्मचारी होते हैं, उन सबको लगाया गया। उनको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एप्लीकेशन दिया गया, उसकी ओटीपी जो व्यक्तिगत होती है बूथ लेवल अधिकारी की और बहुत सारे फॉर्म जो अपलोड नहीं थे, उन्हें अपलोड करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। अब एक-एक दिन की इन सबकी ट्रेनिंग सब लोगों की हुई है और सबको मतलब अगर मान लीजिए तो 90% लोगों को नियम के बारे में पता नहीं है। एक चीज़ मैंने और देखा वो ये था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में 1-2 जगह पर मैं गया। वहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई थी वो ये कि उन सबका कहना था कि बूथ लेवल अधिकारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनका ये मतलब एहसास हुआ उनकी बातों से कि उस इलाके में थोड़ा-सा शंका ज़्यादा है इस बात का कि कहीं हमारा वोट रहेगा या नहीं। वो बार-बार ये बताते हैं कि बूथ लेवल अधिकारी रात-रात में जगते हैं, रात में आते हैं, फॉर्म देते हैं, सुबह आते हैं। उनको कँपकपी पकड़ ली है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है इस समय। उन बूथ लेवल अधिकारी का नाम भी वो भी मुस्लिम समुदाय से थे, रमज़ान उनका नाम है। और उनके बारे में मुझे एक पता चला जो दूसरी जगह पे नहीं पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के दबाव महसूस कर रहे हैं। शायद यह बात हो जो लोगों से पता भी चल रही थी कि ऊपर से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि लेकिन लोगों के बीच जो बातचीत चल रही आपसी बातचीत, उसमें उससे उनको डर लगता है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए। अजय जी 2 चीज़ें हैं। देखिए एक तो सामान्य लोगों को ये बात भूल गई है कि बिहार में कोई लगभग 1 लाख बूथ हैं, 97,000 के करीब बूथ। जिनमें से 20,000 बूथ पर तो बीएलओ था ही नहीं। जिस दिन चुनाव आयोग का ये तुगलकी फरमान आया, 20,000 जगह पे तो बूथ लेवल ऑफिसर था ही नहीं। और 15 दिन बिल्कुल। बाद तक चुनाव आयोग कह रहा था कि हम उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया में हैं। अरे भाई आप प्रक्रिया में हो, नीचे काम कैसे होगा? तो ज़ाहिर है उसके लिए भी इन तमाम लोगों को लगाना पड़ा। शहरों के अंदर जो नगर निगम के कर्मचारी थे, उनका इस्तेमाल किया। अब मैं समझ सकता हूँ, देखिए अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आए, ऐसे में आप तमाम कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है, बाढ़ हो, तब आप ये थोड़ी कहेंगे तुम फलाँ डिपार्टमेंट में हो, काम नहीं करोगे, बिल्कुल। बिल्कुल हर एक को काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बाढ़ तो खुद क्रिएट की हुई है भैया, ये इमरजेंसी तो कहीं थी नहीं। खुद ही आपने इमरजेंसी बनाई, खुद ही बिल्कुल। आपने ऐसी स्थिति क्रिएट की, जहाँ कोई स्थिति ना हो।
अब देखिए, चुनाव आयोग, हमने पुराने आदेश भी देखे, जब पहले इंटेंसिव रिविजन हुआ करता था, तब चुनाव आयोग इंटेंसिव रिविजन शुरू करने से पहले 1 महीने का तैयारी का समय दिया करता था। 1 महीना आप तैयारी करेंगे, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ चुनाव आयोग ने 24 घंटा भी नहीं दिया, 12 घंटे की तैयारी के ऊपर ये शुरू हो रहा है। तो ज़ाहिर है ये काम नहीं हो सकता इस तरीके से जो हुआ। और दूसरा जो आपने बताया, वो एक मुस्लिम इलाके वाला, वही भी देखिए, ये बीएलओ होता कौन है? बीएलओ या तो स्थानीय टीचर है या आंगनवाड़ी वर्कर है, और बिल्कुल। ये उसी समुदाय का व्यक्ति है। और हुँ, जैसे तमाम अच्छे अफ़सर भी होते हैं, बुरे व्यक्ति भी होते हैं। तो समुदाय के लोग हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई दिन-रात कोशिश करके सब चीज़ों को ठीक करें। हुँ, और जिस-जिस समुदाय को थोड़ा शंका है, जिस-जिस समुदाय के मन में डर है, तो वहाँ का बीएलओ थोड़ा ज़्यादा मेहनत, और अगर अगर वो समर्पित है, ईमानदार किस्म का व्यक्ति है, तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करता है। कई बीएलओ ने, बाकी समुदाय की बात छोड़ भी दें, तो कइयों ने बहुत शानदार काम किया होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। बिल्कुल। जो समस्या है, वो आदेश में। समस्या जो है, और मैं यही बात कहना चाहता हूँ, देखिए जो बिहार में जो चल रहा है, ये तो ये तो जैसे मैंने कहा तुगलकी फरमान है। ये जो एसआईआर सिर बनता है ना, मैंने कहा ये सिर नहीं, ये हुँ, सिरफिरा है ना? हाँ, तो ये सिरफिरा आदेश है। इस आदेश में तो कोई राहत देनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने खुद अब पिछले दरवाजे से राहत देनी शुरू कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ राहत दे। लेकिन मेरे को 2 चीज़ों का डर है। एक हुँ, तो ये कि ये राहत मौखिक रूप से दी जाएगी, और जब हुँ, कागज़ों की स्क्रूटनी का टाइम आएगा, उस वक़्त टोटल आर्बिट्रेरीनेस होगी वहाँ। बिल्कुल। और दूसरा मेरा जो डर है वो ये है कि बिहार में राहत मिल गई, आप हम सब अपने-अपने घर बैठ जाएँगे। अरे भई राहत मिल गई, देखिए अब आधार हुँ, अलाउ हुँ, कर दिया, मान लीजिए कर दे सुप्रीम कोर्ट। अरे भई ये भी राहत मिल गई, ये देखिए वो हो गया। और हम भूल जाएँगे कि ये तलवार पूरे देश पर लटकी हुई है। ये केवल बिहार का हुँ, मामला नहीं, और ये केवल वोटर लिस्ट के संशोधन का मामला नहीं है। ये पूरे देश की वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया को पलटने का काम है। मैं फिर याद हुँ, दिला दूँ, पिछले 75 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वोटर लिस्ट को संशोधित करने की बजाय बिल्कुल नए सिरे से कोरे कागज पर लिखी जाए। ये 2003 में भी नहीं हुआ था, पहले भी नहीं हुआ। देश में कभी नहीं हुआ कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाना वोटर की ज़िम्मेवारी, आज तक सरकार की ज़िम्मेवारी थी। उसके कंधे पे ज़िम्मेवारी डालने का काम कभी नहीं हुआ। और तीसरा, वोटर से दस्तावेज़ माँगना और ये सोचना कि भई मुझे नहीं पता तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो, सर्टिफ़िकेट लेके आओ, दस्तावेज़ लेके आओ। ये कभी नहीं हुआ, ना 2003 में हुआ, ना किसी और राज्य में हुआ। ये अभूतपूर्व और असंवैधानिक चीज़ है जो कि हो रही है, और हमें इससे अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए, इस बुनियादी बात से। और दूसरा जो मैंने पहले शंका व्यक्त की थी, कि शंका मेरे मन में ये है कि फिलहाल तो फॉर्म नहीं है। नहीं, नहीं काका चिंता ना करो, तुम अब बस अपना फॉर्म दे दो। या तो बिल्कुल। बेटा पंजाब में है, चिंता ना करो मैं उसका फॉर्म भर देता हूँ, अब हो जाएगा, नाम हो गया, आ गया आपको वो आ गया, एसएमएस आ गई, ठीक है ना, लोग संतुष्ट हो हुँ, गए। फिर उसके बाद याद रखिए, नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 जून का ऑर्डर बिल्कुल यथावत कायम है, जिसका बिल्कुल। मतलब है कि अभी तो आपसे ले लिया, अजय जी चिंता ना करो, फॉर्म दे दीजिए, बस हो गया ना, चिंता ना करो। हुँ, लेकिन जब जाँच होगी तो यही पूछा जाएगा अजय जी के, क्योंकि अजय जी की 2003 में वोटर नहीं थे, जो मैं मानता हूँ आप तो नहीं रहे होंगे 2003 में हुँ, हुँ, वोटर। बिल्कुल। तो फिर पूछा जाएगा कि अजय जी, आपने क्या माता-पिता के 2003 में होने का आपने कोई प्रमाण लगाया है? 2003 में वोटर थे। मान लीजिए इसमें राहत भी मिल जाए, वो कहे चलो हम खुद ही चेक कर लेते हैं कि इनके माता-पिता थे या नहीं। उसके बाद सवाल होगा कि क्या अजय जी ने अपने जन्म का इन 11 में से कोई एक प्रमाण लगाया है? और अगर कोई प्रमाण नत्थी नहीं किया, तो उसके बाद बीएलओ के पास 2 रास्ते हों। या तो वो कह दे कि नहीं, अजय जी को फ़ोन करके, "अरे भाई टाइम है, ज़रा दे जाओ सर्टिफ़िकेट, हम लगा लेंगे अब।" या फिर वो कहे, अगर अजय जी पसंद नहीं है और अजय जी का वीडियो देख के उसको लगता है बिल्कुल। कि नहीं इस आदमी को कब ठीक करना है, तो वो हुँ, कहेगा इनका इनका जो था एप्लीकेशन, वो इनकम्प्लीट था,
और इसलिए उसको खारिज किया जाए, ये रिकमेंड कर सकता है। मैंने तो अब अजय जी की बात की, मामला दूसरा भी हो सकता है। मामला ये हो सकता है कि क्योंकि बेचारा बीएलओ अपने आप कुछ नहीं करता, ऊपर से हुक्म बिल्कुल। आता है। तो बीएलओ को हुक्म आएगा, जो चंपारण का बीएलओ होगा, चंपारण जिले के अंदर आदेश आएगा कि नहीं-नहीं, तंग मत करो लोगों को, ज़्यादातर ठीक-ठाक सब लोगों को ले लो, बहुत परेशान मत करो। डिस्क्रिशन है, ठीक है, परेशान नहीं करेगा, ज़्यादातर लोगों का नाम ले लेगा। लेकिन पूर्णिया में और किशनगंज में दूसरा आदेश आया कि ज़रा बिल्कुल। टाइट करके जाँच करना है। अरे भई गड़बड़ है, ज़रा टाइट करो इन सब लोगों को, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे दूसरी स्थिति हो जाएगी। तो ये जो आर्बिट्रेरीनेस है, ये जो सारी प्रक्रिया ऐसी बनी है कि सब लोग खुश हो रहे हैं कि 25 तारीख तक मेरा फॉर्म हो गया और इलेक्शन कमीशन हुँ, बिल्कुल आप देखिए शानदार कुछ घोषणा करने वाला है कि 98% हो गए। मैं तो पहले सोच रहा था 102% तक लेके जाएँगे। तो ऐसी कोई घोषणा आने वाली है कि ये मामला हो गया। तालियाँ बज जाएँगी और सारा मीडिया इनके चरणों में वैसे ही लेटा हुआ है, तो हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी किया और फिर 2-4 लोगों की तस्वीरें, मेडल, अवार्ड सब कुछ हो जाएगा। और लोग ये भूल जाएँगे कि उनकी सबकी इनमें 98 में से कम 68 की एप्लीकेशन जो है अधूरी पड़ी हुई और हुँ, अधूरे होने के ग्राउंड पे उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। और हुँ, चुपचाप से रिजेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बाद में जब वोटर लिस्ट आएगी, तो पता लगेगा आपके गाँव से 56 नाम कट गए। क्यों भई? उनकी एप्लीकेशन अधूरी थी और उन 56 को हुँ, पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हुआ और कागज़ पे हुँ, लिख दिया जाएगा कि बीएलओ ने रिकमेंड किया और ईआरओ ने लोकल इन्वेस्टिगेशन करके, ये समीक्षा करके पाया कि ये परमानेंटली माइग्रेटेड लोग थे, इनका नाम काट दिया हुँ। गया है। ये होने वाला है और इसलिए ये जो खतरा है ये बिल्कुल नहीं टला है। बिहार में कुछ आपको राहत कागज पे मिल भी जाए तब भी नहीं टला है और अगर बिहार का टल भी जाए तब भी पूरे देश के लिए नहीं टला है। ये सर यही यही सवाल मतलब यही से सवाल है ये, कि जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है मतलब स्पेशल पावर उसको मिला हुआ है कि वह मतदाता सूची तर्कसंगत आधार पर जिस तरह से बनाना चाहती है, उस तरह से नियम लागू करके बनाए। मतलब उसके पास ये अधिकार है कि वो उस तरह से ये कर सकती है। शायद यह भी बात लिखी थी एक आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से यह भी क्लेरिफाइड किया है कि इलेक्शन कमीशन के पास विवेकाधिकार है कि वह केवल इन 11 दस्तावेजों से ही बाधित नहीं है किसी की वोटर योग्य किसी को तय करे या नहीं करे, वो अन्य भी मानक बना सकती है, उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो जब इस तरह से अधिकार मिला हुआ है, तब तो ये जो पूरा प्रोसेस दिख रहा है और पूरी धांधली मतलब जो भ्रष्टाचार दिख रहा है जमीन पर, जो अराजकता दिख रही है, इसका तो वही हुआ कि फिर से आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, फिर से ये नियम गिना दिया जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं हुआ। मैं स्पष्ट करूँ क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये जो दूसरी बात आपने पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार है। दरअसल हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी और मेरी वाली भाषा तो नहीं बोलता ना। तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जज ने जब इलेक्शन कमीशन को डाँटना होता है, तो वो कहते हैं, "हम जानते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं। हम जानते हैं कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है। हम जानते हैं कि वोटर लिस्ट बनाना आपका कर्तव्य और अधिकार है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है वो करने का, उस अधिकार को लागू करने का। और इस देश का मीडिया क्या करता है, लेकिन से पहले वाली बातों को रिपोर्ट कर देता है और उसके बाद वाली बात को रिपोर्ट नहीं करता। बार-बार यही हुआ, खासतौर पे जस्टिस बागची का जो बोलने का तरीका है, बहुत कायदे, संतुलन के साथ, किंतु-परंतु के साथ बोलते हैं। तो उन्होंने चुनाव आयोग से बहुत कड़े सवाल पूछे और हर एक कड़े सवाल के पहले उन्होंने प्रस्तावना दी। और चूँकि इस देश के मीडिया का एक चरित्र बन गया है, तो उन्होंने खाली प्रस्तावना को बात किया, जो कड़े सवाल पूछे उस पे बात नहीं की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल पूछे चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग के पास तीनों का कोई जवाब नहीं। पहला उन्होंने कहा, क्या आपके पास नागरिकता की जाँच करने का अधिकार है? और वो सवाल उन्होंने इस तरह से पूछा, हम जानते हैं कि वोटर लिस्ट बनाना आपका अधिकार है, लेकिन सिटीज़नशिप की जाँच का अधिकार आपको किसने दिया? तो हुँ, उसको पेश किया गया कि चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है। ऑफ़ कोर्स है, ये तो संविधान में लिखा हुँ, हुआ है, इसमें क्या नई बात कोर्ट ने कह दी, ये तो बिल्कुल है ही है।
इसमें कोई किंतु परंतु की बात थोड़ी। असली सवाल वो पूछ रहे हैं कि आपके पास नागरिकता की जाँच करने का अधिकार किसने दिया है? पहला। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, ये गृह मंत्रालय का काम है, सरकार का काम है, ये आपका काम नहीं है, इसमें बिल्कुल, टाँग मत लगाइए। ठीक बात। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने 11 दस्तावेज़ों की सूची बनाई है, ये कहाँ से मान्य है? किस आधार पे आपने सूची बनाई? हुँ, और इस पे लंबी चर्चा, आध पौन घंटा तो केवल इसी पे चर्चा हुई कि आधार मान्य क्यों नहीं है? आधार तो आपके अपने कानून में लिखा हुआ है। हुँ, जो रजिस्ट्रेशन का कानून है, उसमें 2022 में अमेंडमेंट करके आधार को डाला गया है। और एक बात जस्टिस बागची ने बताई कि आपने ही तो अमेंडमेंट करवाया है। आपने ही हुँ, इसमें आधार को डलवाया है। आज आप कह रहे हैं आधार मान्य नहीं है, कैसे हो सकता है? कोर्ट ने पूछा है, भई ये एपिक कार्ड कौन देता है? एपिक कार्ड तो आप ही देते हो ना, आप अपने कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो? तो ठीक, उस पे चुनाव आयोग के वकील ने ये सफाई दी। सर देखिए ना, ये जो है अभी एग्ज़ॉस्टिव नहीं है ये लिस्ट, इसके अलावा भी हम ठीक कुछ बात है, पे ठीक बात। स्वीकार कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, इसके अलावा आप तैयार हैं तो फिर हम आधार मान लें ना? आप कह रहे हो कि आधार भी आपको मान्य है। उन्होंने कहा नहीं सर, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं ऐसे मैं नहीं कह सकता कि मान्य है इत्यादि, इत्यादि। फिर उन्होंने कहा चलो मैं हम इसको सुझाव के तौर पे दर्ज कर देते हैं। तो ठीक बात है सर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसे ये 11 की सूची पसंद नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है कि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि 11 के बाहर हम जाने को 11 की तैयार हैं। सूची इंडिकेटिव लेकिन है। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बताता कि 11 के बाहर किसके आधार पे करेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो तो तो वही मैं सबसे पूछ रहा हूँ खतरनाक सर। चीज़ है ना, कि वही वही 11 की वही चीज़। सूची है और मैं आपको बताऊँगा नहीं कि 11 के अलावा और क्या मैं स्वीकार कर सकता हूँ, जिसका ब मतलब है कि मैं सोमवार को एक चीज़ स्वीकार करूँगा, मंगलवार को दूसरी चीज़ स्वीकार करूँगा, अजय से एक चीज़ स्वीकार करूँगा, अहमद से दूसरी चीज़ स्वीकार करूँगा। ये चक्कर है इसके अंदर सारा खेल। और इसके ऊपर सवाल पूछने की ज़रूरत है। और तीसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बहुत कड़े तरीके से पूछा, वो ये कि आप ये सारा काम इतने समय में कैसे कर लेंगे? ये तो असंभव काम है, ठीक हमें बात, विश्वास नहीं। ठीक और ये बात। जो सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है अजय भाई, ये सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब देने के लिए हो रहा है। ताकि जब बिल्कुल। हियरिंग हो 28 तारीख को, तो वो जाके कह दें, देखिए मिलॉर्ड आपके सामने झूठी बातें कही गई थी, 2 करोड़ लोग नहीं इसमें हो हाँ, पाएँगे। हाँ। ये देखिए हमने तो 98% का, 99% का, 102% का हमने कर दिया। 100 तो क्योंकि पुराने पहली थे बार जब और 2 नए कर सुनवाई दिए। हुई, उससे पहले भी आप लोगों ने फर्जीवाड़ा बहुत सारी जगहों से फर्जीवाड़े की खबरें आ चुकी थी, बाकायदे जिस बार पहली बार जिस समय सुनवाई हुई। मतलब जी। मेरा ये तर्क था कि जो गोपाल शंकर नारायणन जो बताते हैं कि स्पेशल मैनर से करने का हक, मतलब अभी तक जिस मैनर से हो रहा है उस मैनर से ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गोपाल शंकर नारायण के तर्क को कि ये हक मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वह मतदाता सूची को उसके पास स्पेशल पावर है कि वह तर्कसंगत आधार पर जिस तरह से चाहे उस तरह से बना सकती है। ये उनकी टिप्पणी थी। अब मेरा जो प्रश्न है वो जी। ये है कि मान लीजिए कि हाँ, बताइए, बोलिए सब बताइए। हाँ। वो अब जस्टिस मैं बागची की टिप्पणी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए, जो सामान्य रिवीजन होता है उसके नियम बने हुए हैं, जो समरी रिवीजन होता है उसके नियम बने हुए हैं, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन के नियम बने नहीं हुए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर अगर इलेक्शन कमीशन इसके लिए अपने नियम बनाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वकील ने तुरंत कहा लेकिन वो नियम न्याय संगत होने होंगे। जज ने कहा हाँ, वो तो हाँ, होने ही। तो बिल्कुल। वो नियम न्याय संगत है या नहीं उसका सवाल, नियम बना सकने के तो अधिकार का सवाल नहीं है। नियम तो ये चुनाव आयोग नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा इसके नियम? ठीक। अब यही प्रश्न निकल करके आता है कि नियम न्याय संगत होने चाहिए, प्रक्रिया न्याय संगत होनी चाहिए, और पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है कि जमीन पर एकदम अन्याय संगत चल रही है, अराजकता से भरी हुई है। तो जो नतीजा निकल करके आएगा, वह नतीजा क्यों स्वीकार किया जाए कि वह बेईमानी से भरा नहीं है? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। इस पर तो मतलब कि क्या आपको लगता है कि जब पूरी की प्रक्रिया कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन फैक्ट चेक करके कहती है कि यह भ्रामक दावा है, मतलब ये गलत दिखाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन की मानसिकता है, वह बस यही है कि चाहे कुछ भी करें, हमको किसी तरह से नतीजा निकाल देना है? और जो पहली सुनवाई हुई थी, वहां पर भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध थे उस वक्त भी। ये पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रही है, अराजक है,
और इसके नतीजे भी उस तरह से आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगली बार के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह खारिज हो पाएगा? क्योंकि प्रोसेस तो पूरी मेरी तरह तो से आशा भ्रष्टाचार है। से है। देखिए, इस प्रोसेस में 2 किस्म के भ्रष्टाचार हैं। एक तो ये प्रोसेस ही अपने आप में भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और अगर इस प्रोसेस को, इस नियमावली को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए, तो इसका नतीजा ये होगा कि गरीब व्यक्ति, अपढ़ व्यक्ति और महिलाएँ, ये इनकी बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगी। अगर इसको ठीक। जैसा लिखा गया है, चुनाव आयोग के आदेश में अब तक एक शब्द का परिवर्तन नहीं हुआ है, और अगर वो आदेश ज्यों का त्यों लागू होता है, तो वो आदेश अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, बिल्कुल। तर्कसंगत नहीं है। और वो इन तमाम वर्गों पर, क्योंकि चर्चा केवल मुसलमान की होती है इस देश में, तो ऐसा कवायद हो गई है आजकल कि बिल्कुल। मुसलमान के अलावा किसी की चर्चा नहीं होती। बीजेपी वालों को इतना प्यार जो है उनसे। लेकिन हुँ। असली चर्चा जो होनी चाहिए इस वक़्त, वो प्रवासी मज़दूर की होनी चाहिए। असली चर्चा महिलाओं की होनी चाहिए, जिसको अपने मायके से सर्टिफ़िकेट लेके आना पड़ेगा बिल्कुल। कि मेरे माँ-बाप सन 2003 की सूची में थे। मतलब कहाँ से होगा ये सब चीज़ें? तो पहला तो प्रक्रिया अपने आप में अगर ईमानदारी से लागू की जाए, तब भी ये प्रक्रिया पूरी तरह से न्याय विरुद्ध है। और दूसरा ठीक। दूसरा है कि वास्तव में ईमानदारी से लागू भी नहीं हो रही। जब इस तरह की चीज़ आप करेंगे, तो हुँ। भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, पैसा लेने की खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों को फ़ेवर करने की खबरें आ रही हैं। लेकिन मेरी चिंता उससे ज़्यादा है। मेरी चिंता केवल नहीं, यहाँ पर फुटकर मैं बता दूँ परचून भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की नहीं। मतलब यहाँ पे मैंने भ्रष्टाचार शब्द का जो इस्तेमाल किया वो नियम कानून के वाला जो भ्रष्टाचार है, कि उस तरह से नहीं जी, किया जी। जा रहा है। उस संदर्भ मैंने भ्रष्टाचार जी। का इस्तेमाल तो किया। ये जो बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है, हुँ। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये तो चुनाव के नियमों की बिल्कुल जो जो नियम है, जो नियम मेरे जिन नियमों के मैं विरुद्ध हूँ, ये तो उन नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता केवल इस सामान्य फर्जीवाड़े पे नहीं है। ये तो होगा ही, जब इस तरह के ऊटपटांग आदेश आप देंगे, तो ये तो फर्जीवाड़ा होगा ही होगा। मेरी चिंता ये है कि कुछ व्यवस्थित रूप से इसमें ये जो एक एक परचून की भ्रष्टाचार होता है और एक थोक का भ्रष्टाचार होता है। तो हुँ। परचून का भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। मेरी बिल्कुल। चिंता इस वक़्त थोक के भ्रष्टाचार की। कुछ थोक के इलाकों भ्रष्टाचार। के लिए और कुछ समुदायों के लिए। क्या 1 अगस्त तक तो सबका नाम लिख लिया जाएगा। लेकिन 1 अगस्त के बाद जब जाँच होनी शुरू होगी, तो क्या कुछ समुदायों पे और कुछ इलाकों पे विशेष दया दृष्टि होगी? उनको टाइट किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट ज़्यादा ध्यान से देखे जाएँगे, उनके खारिज भी किए जाएँगे, और दूसरों के बारे में कहा जाएगा, छोड़ो ना, क्यों परेशान करते हो? शरीफ लोग हैं बेचारे, देखिए 20 साल से वोट दे रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हो उनको? ये सब किया जाएगा। और वो अगर होता है, तो वो एक व्यवस्थित और राजनैतिक पूर्वाग्रह होगा, और जो कि सीधे-सीधे ये प्रक्रिया हर तरह से, इसके पीछे इरादा जो भी, इसका परिणाम जो है, राजनैतिक चुनावी परिणाम यही होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को कम नुकसान होगा, और आर सबसे ज़्यादा माले, उसके बाद आरजेडी, उसके बाद कांग्रेस, इनको नुकसान होगा। तो कुल मिला एक के महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान होगा, बीजेपी और उसके सहयोगियों को अपेक्षाकृत बहुत कम नुकसान होगा, हुँ। मार्जिन उनका बढ़ जाएगा, सीधी बात। एक एक शब्द का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है कि योग्य मतदाता ना छूटे। उसी से यह प्रश्न निकलता है सर, कि ये वोटर और नागरिक में क्या अंतर है? अगर मैं बिहार का वोटर नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वोटर होऊँगा, हो सकता है कि मैं हरियाणा का वोटर हूँ या पंजाब का वोटर हूँ। अगर मैं वोटर नहीं हूँ बिहार का, तो मेरी नागरिकता तो नहीं जाएगी। और मैं ध्यान से देख रहा हूँ विज्ञापनों को, तो इलेक्शन कमीशन के विज्ञापनों से यह एहसास होता है कि वो हमेशा यह लिख रहे हैं कि योग्य मतदाता ना छूटे। नागरिकता खारिज करने वाली स्थिति वहां पे नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, अ, ये चालाकी इसलिए है कि ये कानूनी भाषा है जो कि आपको लिखनी ही पड़ेगी। चुनाव आयोग ये कह नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ना छूटे, क्योंकि व्यक्तियों में कुछ इनेलिजिबल भी हो सकते हैं। तो भाषा तो वो लिखेंगे, कोई योग्य मतदाता ना छूटे। अब सवाल है कि योग्य कौन? योग्य बिल्कुल। वो है जिसके पास 11 में से 1 सर्टिफिकेट है। तो भई बिल्कुल। आपने तो अपने आप ही इसमें शर्त लगा दी, है ना?
तो मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ, आपको हाँ, अपने दफ्तर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे दफ्तर में प्रवेश तभी कर सकते हैं जब आप वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएँ जो मैं जानता हूँ आपके पास नहीं है और हो नहीं सकता। और मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति, हर इच्छुक और योग्य व्यक्ति जो मुझे मिलना चाहता है, उसको आने दिया जाए। योग्य कौन है? जिसके पास वो सर्टिफ़िकेट है, जो मैंने इश्यू किया है और मुझे पता है किस-किस के पास नहीं है। तो खेल सारा यही है, तो ये योग्य वाला लेकिन इसमें नागरिकता जाने का एक खतरा स्पष्टतः है। यदि आप बिहार के नागरिक नहीं, अगर आप बिहार में निवास करते हैं, बिहार के नागरिक नहीं हैं और कहीं के नागरिक नहीं तो ये जो चुनाव आयोग का ऑर्डर है, वो अपने क्लॉज़ आई थिंक 5 बी है इसका क्लॉज़, उसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी के बारे में संदेह हो, तो उसे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंदर उसको रिकमेंड किया जाएगा। ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर। तो नागरिकता जाने का खतरा निश्चित है और जब आप कहते हो कि आप परसों तक वोटर लिस्ट में थे, लेकिन अब आपको वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है, उसका हुँ। मतलब क्या है कि आप नागरिक नहीं हो। तो ठीक। बिल्कुल ये नागरिकता छीनने का पहला कदम है, इसमें कोई शक नहीं। अब सर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेत खलिहान में रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं, भैंस उन्होंने ले लिया, मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरे पास भैंस है, मैं दूध दोहता हूँ और मैं एकदम गाँव से अलग हूँ, रेडियो नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपत्तियों दावों का दौर आता है, उस समय बीएलओ मेरे पास आए और वो कहे कि आप कोई दस्तावेज़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे दादा, परदादा सब कुछ मतलब यहीं पे रहते आए हैं, आप देख लीजिए आपको जो करना है। और बीएलओ के पास वो अधिकार मिला हुआ है कि इंडिकेटिव और एग्जॉस्टिव का कि वो विवेकाधिकार से अपने निर्णय ले कि इसे आप वोटर योग्य मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो वो बिना दस्तावेज के भी कह देता है कि आप यहाँ के चलिए मैं आपका वोटर आईडी कार्ड बनवाने का फैसला रिकमेंड करवा देता हूँ। अब आप इस परिस्थिति को कैसे देखेंगे? यहाँ पर तो वही हो गया कि जो वोटर योग्य बनाना है, उसके लिए अंतिम जो अधिकार क्षेत्र है, वो इलेक्शन कमीशन के पास है, वो जो मर्जी सो न्यायसंगत तरीके से करना चाहे कर सकती है और उसके बाद स्थिति ऐसी नहीं निकलती है कि वो नागरिक ना रहे और वोटर बन ही जाएगा। वही दिक्कत है कि जो आपने उदाहरण दिया उसके अंदर आप जानते हैं कि वो उतना ही बीएलओ आपके पास आएगा जितना कि इस बार फॉर्म देने के लिए आया है। ठीक सब बात। कुछ कार्रवाई कागज़ पे होगी, सब कोई कार्रवाई क कमरे में होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ज़्यादा हो अगर आप पे मेहरबान हो, दोस्ती अच्छी है तो फ़ोन करके बोल देगा, "अरे भाई, फॉर्म भिजवा दो, ये फलाँ-फलाँ दस्तावेज़ चाहिए, तुम भिजवा दो।" नहीं भिजवाया तो बताओ मैं क्या करूँ? है ना? तो अ, वही और जो मैंने कहा अजय और अजहर का जो अंतर है, वो इन स्थितियों के अंदर खेलना बिल्कुल। शुरू कर देगा। उस स्थिति में वो आपको कर देगा। लेकिन अगर आप वोटर बन जाते हैं नई प्रक्रिया में और मेरा यही मानना है, शुरुआत से जो वोटर है, वो प्रिज़्यूम्ड टू बी नागरिक है, प्रिज़्यूम्ड टू बी हुँ, सिटिज़न। अगर आप ठीक बात। वोटर लिस्ट में हैं, तो मेरी ये एक प्रिज़म्पशन होनी चाहिए कि आप नागरिक होंगे ही और भारत के संविधान का आर्टिकल 10 क्लियरली कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर एक बार आपको वोटर के रूप में स्वीकार कर लिया गया, डीम्ड टू बी सिटिज़न, उसके बाद आप सिटिज़न बने रहेंगे, ये आपका अधिकार है। जब तक कोई ये बिल्कुल, साबित ना करे कि आप सिटिज़न नहीं रहे। तो मेरा ठीक यही बात। मान्यता है कि अगर पिछले 20 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, मेरा परिवार वोट दे रहा है, तो आई एम डीम्ड टू बी सिटिज़न, मैं नागरिक हूँ। ठीक, अब आप साबित कीजिए कि मैं नागरिक क्यों नहीं? ओनस तो जो शिकायत करे उस पे होना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर आप साबित कर सकते हैं मैं नागरिक नहीं हूँ, तो ठीक है, मेरा नाम काट दीजिए। आप साबित कर सकते हैं मेरा नाम कहीं और है, बिल्कुल काट दीजिए। आप साबित कर सकते हैं कि मैं दूसरे कारणों से इनेलिजिबल हूँ, तो आप कर दीजिए। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक मेरा वोट आप वहाँ से लिस्ट से नाम हटा नहीं सकते। ये मेरा एक बिल्कुल बुनियादी अधिकार है और ये एसआईआर की प्रक्रिया उस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। छीनने की यही मेरा है। प्रक्रिया। अब यहाँ पर सर जो प्रश्न है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने ये पूछा वही कि क्या आप इसे सही और गलत कैसे देखते हैं? और बिल्कुल ये बात स्वाभाविक है कि लोगों के पास सूचनाएँ नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इस प्रश्न का मतलब वो क्या फैसला देंगे, वो एक लॉजिक है। लेकिन मिक्स इसमें जवाब आए।
बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, फेक वोटर हैं, फर्जी वोटर हैं, बाहर चले जाएंगे। और यह भी जवाब आया कि बहुत सारे बांग्लादेशी, मतलब ये हवा हवाई बातें हैं, आ गए हैं विदेशी। ये शायद राजनीति से भी आया हो, जिस तरह की राजनीति हमारे समाज में आ रही है, जो माहौल बनाया गया है उससे भी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वही, कि जब आधार से ही सब कुछ बनता है तो आप आधार को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वही वोट जिससे हम आज तक वोट देते आते थे, आज वो आप उसको खारिज कर दिए हैं। तो ये दो तरह के जवाब आए, जिसमें एक जवाब है और एक माहौल राजनीति ने अपनी शक्ति लागू करने के लिए फैला दिया है कि हाँ, यहाँ पर कुछ विदेशी आए हैं, कुछ फर्जी वोटर हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है, इसका प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और वहां पर वही स्थिति आती है कि किसी ना किसी तरह के मानक को तो बनाना ही होगा। हम कोई ना कोई मानक तो बनाएंगे उसको प्यूरिफाइड करने के लिए, और वो काम कोई ना कोई व्यक्ति तो करेगा ही। और जब कोई ना कोई व्यक्ति करेगा तो वह तो रहेगा ही कि वह पूर्वाग्रह है, धारणाओं को लेकर के अपने जो चलता है उस हिसाब से वो काम करेगा। तो इन सारी दिक्कतों को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो होगा ही होगा। अजय भाई, दिक्कत यही हो गई है कि इतनी भ्रामक चीजें मीडिया द्वारा फैला दी गई हैं, और ये बिल्कुल वही नोटबंदी वाला मामला है। याद है नोटबंदी में हमको क्या कहा जाता था कि अरे भाई, जाली नोट तो है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे जाली नोट, तो जवाब मेरा ये होता था, जाली नोट को बिल्कुल। रोकने के लिए आपको पूरे देश के नोट को बंद करने की क्या जरूरत थी? तमाम दूसरे तरीके थे और उससे कोई जाली नोट रुका नहीं, जैसा आप जानते हैं। और जो खेल हुआ करता था, हर तीसरे दिन कोई नया तर्क आता था कि नहीं, इससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा, इससे बिल्कुल। फलां चीज हो जाएगी। पहले दवाई तय कर ली थी, बाद में दवाइयां ढूंढते रहे, बीमारियां ढूंढते रहते थे कि फला बीमारी के लिए ठीक है। अच्छा, पेट दर्द ठीक नहीं होगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा आपका, ये सब चलता था। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा। बार बार बताया जाता है, देखिए वोटर लिस्ट में तो खामियां हैं, इसमें कोई शक की बात ही बिल्कुल। नहीं है कि खामियां हैं। इसे कैसे ठीक करना चाहिए? प्रश्न ये है, क्या वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं, उसे ठीक करने का केवल एक ही इलाज है जिसका नाम है एसआईआर? प्रश्न ये, क्या बिल्कुल। वोटर लिस्ट में खामियों को ठीक करने के लिए आपको कोरे पन्ने पे वोटर लिस्ट लिखने की जरूरत है? क्या उन खामियों का दूर करने के लिए आपको हर व्यक्ति से फॉर्म भरवाने की जरूरत है? क्या फॉर्म भरवाने बिल्कुल। से इसका इलाज हो जाएगा? और क्या बिल्कुल। करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत है? और क्या डॉक्यूमेंट मांगने से भारतीय और विदेशी में अंतर स्पष्ट हो जाएगा? ये एकदम। प्रश्न जब हम पूछते हैं, तब हमें सच्चाई पता लगती है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट में संशोधन के कई तरीके हैं, और हम्म। बड़ा साधारण सा तरीका चुनाव आयोग का ये हो सकता था, जिसके लिए चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है, कि चुनाव आयोग कहता कि चलिए, जनवरी के अंदर हमने वोटर लिस्ट को संशोधन किया था, पर अभी भी बात बनी नहीं, और ये विपक्षी लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं वोटर लिस्ट को लेके, तो हम एक और बार इसकी सफाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हो सकता था। चुनाव आयोग को केवल इतना करना था कि हर बीएलओ को आदेश देती कि आप जाइए, अब घर घर जाके, खड़े होके घर में जाके आप चेक कीजिए और सर्टिफाई कीजिए कि कौन कौन से वैलिड था, और जहां संदेह हो वहां आप उनसे प्रमाण मांगे। बिल्कुल भाई, उसमें वो आते, और आज जो परसों चुनाव आयोग बता रहा है कि 12 लाख लोग मृत निकले, भाई आपको हम्म। 6 महीने पहले क्यों नहीं पता था? चलिए, तब आप आज दुरुस्त कर बिल्कुल। दीजिए। ये इसके लिए आपको नए सिरे से वोटर लिस्ट लिखने, फॉर्म मंगवाने और हर व्यक्ति को दस्तावेज के चक्कर में दौड़ाने की कोई बिल्कुल। आवश्यकता नहीं। ये केवल एक सामान्य सघन संशोधन से ये काम हो सकता था। तो सवाल ये है कि जो काम 2 गोली खाने से हो सकता था, उसके लिए मेरा ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? और उस ऑपरेशन की पीड़ा का क्या जवाब होगा? और उस ऑपरेशन करने में जितने मरीज मर भी जाएँगे, उसका कौन जवाबदेह होगा? ठीक बात। प्रश्न ये होना चाहिए। दिक्कत ये है कि सारी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि आपको बिल्कुल ऐसे सामान्य सवाल पूछने से आपका ध्यान हटाया जाता है। रही बिल्कुल। बात विदेशियों की, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में वोट देने का अधिकार कतई नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का अधिकार भी है, चुनाव आयोग का कर्तव्य भी है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को बाहर करे। अब आप बिहार में खड़े हैं, गंगा के हम्म। उत्तर में आप खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश से लगता है? क्या उस देश का नाम बांग्लादेश? ना, ना, वो देश है नेपाल। नेपाल। जी।
कितना लंबा बॉर्डर है, बिहार के कोई 10-12 हम्म, जिले हैं जो सीधे नेपाल से जुड़ते हैं। बिल्कुल। अब आप इनकी मति देखिए लोगों की है। अच्छा, क्या ये सिंपल एक ये इसके लिए कोई आपको सोशल साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि भारत से नेपाल आप सीधे उठ के चल सकते हैं, ना आपको कोई पासपोर्ट चाहिए, कागज़ पे आधार चाहिए, वास्तव में आधार की भी जाँच नहीं होती है, आप आराम से हम्म, इधर-उधर जा सकते हैं। जी, क्या ये सच नहीं है कि लोग सोते नेपाल में हैं, काम भारत में करते हैं, रहते भारत में हैं, जाके रोटी नेपाल में कमाते हैं, ये हम्म, सामान्य होता है कि नहीं? क्या बिल्कुल। ये सच नहीं है कि रोटी-बेटी का संबंध है दोनों तरफ, बिल्कुल वही समुदाय हैं, हज़ारों नहीं लाखों औरतों की शादी जो नेपाल में रहती थी, उनकी शादी भारत में हुई है, ये बात सच है कि हम्म, नहीं? तो अब आप बताइए और और ये तो मैंने और खबरें आपको ध्यान होगा ये भी होती थी कि कोई एक नेपाल का नागरिक था जो भारत में आके चुनाव लड़ गया। सिर्फ वोटर नहीं बना, वो चुनाव भी लड़ गया था भारत में आके। हम्म, और भारत के नेता लोग जाके नेपाल में चुनाव प्रचार किया करते थे। ये सब होता था। हम्म, तो भाई बिल्कुल। अगर आपके मन में यही है कि किसी भी विदेशी नागरिक को मुझे भारत के मतदाता सूची पे नहीं होने देना है, तो बिहार में आपका ध्यान किस पे होगा? आपका ध्यान नेपाल पे होगा। हाँ, उधर हम्म, भी आप देखेंगे, कटिहार, पूर्णिया भी देखेंगे। लेकिन वो थोड़ा दूर का मामला है, सीधा जुड़ता नहीं है। नेपाल तो सीधा जुड़ता है, दिन-रात है और आप जानते हैं लाखों लोग ऐसे होंगे, लाखों महिलाएँ बिहार में ऐसी हैं जिनके माँ-बाप नेपाल में रहते हैं, उनकी शादी इधर हुई है, तो उसकी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हिंदू, खेल बिल्कुल। विदेशी का नहीं है। विदेशी की किसी को चिंता नहीं है। नियम लागू करने की कानून, संविधान, नागरिकता की चिंता नहीं है। बिल्कुल। इरादा सिर्फ और सिर्फ एक है, मुसलमान को टाइट करना है और हो सके तो मुसलमानों के कुछ नाम आपको वोटर लिस्ट हम्म, से उखड़वा। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, हम्म, अगर नेपाल वालों पे वो बात लागू नहीं होती क्योंकि नेपाल वाला जब व्यक्ति भारत आता है तो उसको लगता है मैं अपने देश में ही तो हूँ, क्या बात है? मतलब उसको तो लगता भी नहीं कि वो विदेश में है और मैं भी चला जाऊँ तो मुझे भी नहीं लगता विदेश में हूँ। लेकिन अगर कोई बांग्लादेश से मान लीजिए कटिहार में आया है, मान लीजिए अररिया में आया है, किशनगंज में आया है, पूर्णिया में आया है, मान लीजिए आज से 10 साल पहले बांग्लादेशी था, अवैध रूप से चुपचाप से आ गया। ऐसे ज़रूर कोई 100, 200, 500, 1000 लोग ऐसे ज़रूर होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम्म, ना पड़ोस में तो ऐसा होता ही है, दुनिया में हर जगह होता है, भारत में तो बहुत ज़्यादा होता है। बंगाल में और भी ज़्यादा है, असम में तो इससे भी ज़्यादा है। है। वो व्यक्ति ने क्या किया होगा? एक बात आपको बता दूँ, अगर वो व्यक्ति 10 साल पहले आया, सबसे पहला काम वो ये बिल्कुल। करेगा कि वो दस्तावेज़ हासिल करेगा। तो जो भारतीय नागरिक है उसके पास दस्तावेज़ नहीं मिलेगा और जो अवैध बिल्कुल। है उसके पास दस्तावेज़ होगा। तो ये ये ऐसी यही। छलनी है जो कि ईमानदार को तो गिरफ्त में ले लेगी और जो वास्तव में अवैध है वो तो छलनी के पार हो जाएगा, उसे क्या दिक्कत होगी? तो इसलिए ये यही। सारी बात विदेशी को पकड़ना, ये अवैध नागरिक को पकड़ना, ये सब बिल्कुल लफाज़ी है, ले-दे के बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ इनको मुसलमानों के विरुद्ध एक अभियान चलाने से मतलब है। बाकी बीजेपी वालों को ना राष्ट्र से मतलब है, ना नागरिकता से मतलब है, ना देशी-विदेशी से कोई इनको मतलब। मतलब कई बूथ लेवल अधिकारी ये कह रहे थे कि जो 2003 के वोटर लिस्ट में जो कॉपी मांगी जा रही है, जो तकरीबन जो 40 साल से ऊपर हैं, उनको अपनी देनी है और जो 40 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें अपने माता-पिता की देनी है। तो कई मतलब ऐसे आशंका जता रहे थे कि ज्यादातर वो लोग जो 2003 की वोटर लिस्ट से अपना संबंध नहीं जोड़ पाएंगे, उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनको रखा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनके माता पिता या कोई भी सगे संबंधी 2003 में थे यहाँ पर या उनका निवास था कुछ इस तरह से। इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये वाली जो ये तर्क दिया ये जा तो रहा है? नियम में ही लिखा हुआ है ना, नियम में स्पष्ट है कि अगर 2003 में आपका अपना नाम है तो आपसे और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ। अगर 2003 में आपका नाम नहीं है तो आपसे 2 सवाल पूछे जाएँगे, एक तो ये कि अपने जन्म का प्रमाण पत्र लेके आओ और दूसरा अपने माँ-बाप का या तो जन्म का प्रमाण पत्र लेके आओ, नहीं तो कम से कम ये दिखा दो कि वो 2003 की सूची में थे। अगर हुँ, आपके माँ-पिता दोनों का नाम 2003 की सूची में नहीं और आपके हुँ, पास उनके जन्म का भारत में जन्म होने का प्रमाण भी नहीं, तो हुँ, ज़ाहिर है आपको विदेशी माना जाएगा। इस आदेश का यही एक मतलब और हुँ, बिल्कुल इसकी गाज ऐसे तमाम लोगों पे पड़ेगी। 2003 में देखिए,
ये मान क्योंकि लेना कि ज्यादातर हर बीएलओ वो यही बात व्यक्ति कह रहे हैं कि उनकी ज्यादातर मतलब उनको यही मतलब ऊपर से ऑर्डर मिला है कि ज्यादातर यही चेक करना है कि 2003 के वोटर लिस्ट में वो संबंध स्थापित करवा पा रहे हैं कि नहीं। जी। अब 2003 का जो है ये मान के चल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में होना चाहिए था उन सब का था। मगर ये बात तो सच नहीं है, आज भी सच नहीं है। आज भी बिहार में आपको 10% ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। नहीं है, तमाम कारण होते हैं, बिल्कुल, आप कुछ बिल्कुल, दिन के लिए बाहर गए बिल्कुल। होते हैं, बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, सैकड़ों कारण हैं। तो अगर ऐसे किसी कारण से आपका नाम 2003 की लिस्ट में छूट गया और आपको उस वक़्त पता नहीं था कि 2003 की लिस्ट आज से 20 साल बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने वाली है। इसका कोई कारण नहीं था आपके पास मानने का कि 2003 कोई एक विशेष वो है। छूट गया, कोई बात नहीं, अगले चुनाव में बनवा लेंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि चूंकि उस 2003 में छूट गया, जो कि एक विशेष लिस्ट थी जिसका आपको तब हमने नहीं बताया था, लेकिन वो विशेष थी। इसलिए हम आपको अब आपके ऊपर तलवार है, अब आपको साबित करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हिंदू है, 2003 में माँ-पिता गए हुए थे, उसके महाराष्ट्र गए हुए थे नौकरी करने, छूट गया उसका नाम वहाँ पे ना उधर बिल्कुल, उधर डला नहीं, इधर छूट गया, बड़ी सामान्य सी घटना है ये तो। अब आपसे कहा जाएगा कि भई अब तो आप विदेशी हो, क्या करोगे आप? आप ऐसा करो अपने माँ-पिता के जन्म का प्रमाण पत्र लेके आओ। अब बिहार का कौन व्यक्ति कर सकता है? आप मेरे से कहिए, मैं अपने माँ-पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं ला सकता, दुनिया में कहीं से नहीं ला सकता, था ही नहीं। बिल्कुल, मेरा अपना जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, मेरे मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ, पढ़े-लिखे माँ-बाप का बच्चा हूँ। मेरे पास जन्म जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कहाँ से वो लेके आएगा? अब उसके ऊपर लटक गई तलवार। और जैसा मैंने कहा उसके बाद अजय और अजहर का फ़र्क जो होगा वो सारा खेल खेलेगा। अगर अजय है, तो कह देंगे चलो ध्यान से किया करो और अगर अजहर है, तो बेटा आप तो सीधे बिल्कुल। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाओ। ये चक्कर है, ये सारी चीज़। बहुत-बहुत शुक्रिया सर काफ़ी विस्तार बात से हुई बात हमारी इस करने पे के हैं। लिए, हर एक पहलू पे बहुत-बहुत शुक्रिया। करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।